क्या दोस्तों आपको पता है किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? प्रतिवर्ष विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है? भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का कार्य शुरू किया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 1 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है ये वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, यानी कि आज है 1 अक्टूबर, आज यह अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जा रहा है। और यह दिवस को और भी नाम से जाना जाता है, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस, अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, विश्व प्रौढ़ दिवस, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। यह सभी नामों से यह महत्वपूर्ण दिवस को जाना जाता है। यह दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और किसके द्वारा मनाया जाता है वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व में बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय को समाप्त करना और लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिवस मनाया जाता है। और यहां पर भी पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल एल्डर्स डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। और पहली बार अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को, यानी कि 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया था। और वृद्धों की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वप्रथम विश्व का ध्यान आकर्षित किसने किया था? अर्जेंटीना देश ने सबसे पहली बार वृद्धों की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व का ध्यान आकर्षित किया था। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहां किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है पिंक सिटी जयपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। और यहां पर क्या लिखा है पढ़ो तो, PM टू इनॉग्यूरेट CIPET यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर। और उद्घाटन कब किया है? 30 सितंबर को। और उन्होंने राजस्थान में बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए चिकित्सा महाविद्यालयों का शिलान्यास भी किया। और पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना राजस्थान और भारत सरकार ने मिलकर की है। यह संस्थान पेट्रो रसायन तथा संबद्ध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित है। और यह युवाओं को कुशल तकनीकी पेशेवर बनने के लिए शिक्षा भी प्रदान करेगा। और यहाँ दोस्तों जयपुर का जिक्र किया गया है, तो जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और जयपुर में पिछले साल पत्रिका गेट का भी लोकार्पण किया गया था। और जयपुर के बारे में आप कोई नए फैक्ट जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया? दोस्तों हाल ही में बिहार राज्य में पंचायती चुनाव संपन्न हुआ। और यह बिहार पंचायती चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार राज्य। इस बार पंचायत चुनाव के दौरान
बिहार में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए 2,36,482 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंगवाए थे। क्या यह बिहार में पंचायती चुनाव संपन्न कराने के लिए दोस्तों बिहार निर्वाचन आयोग ने 2,36,482 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंगवाए थे। यहां पर पढ़ सकते हैं, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बिहार पंचायत इलेक्शन में किया गया है। और निर्वाचन आयोग ने पहली बार राज्य में बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया और यह मशीनें हर पोलिंग बूथ पर लगी थी। और बायोमेट्रिक मशीन के जरिए वोट डालने आने वाले मतदाता की पहचान की गई और इससे फर्जी वोटिंग को रोका गया है। यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और आगे मैं आपको बताऊं तो बिहार पंचायत चुनाव में यह पहला मौका था जब वोटिंग के दौरान वाटर हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया गया, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण न फैले। चौथा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है। कल कौन सी तारीख थी? 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया गया। और इस साल के अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? अनुवाद और स्वदेशी भाषाएं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और आगे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, 30 सितंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? 1991 में। कब? 1991 में अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस पहली बार मनाया गया। और यह दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की फीस्ट का भी प्रतीक है, जिसे अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। किसको? सेंट जेरोम को। और इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2020 की थीम क्या थी? पिछले साल की थीम थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। दोस्तों 2020 की थीम क्या रखी गई थी? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। यानी कि अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया था? हिंदी में कहे तो संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। क्या? संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना 2020 के इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की थीम। लेकिन इनसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? 2021 की थीम ट्रांसलेशन एंड इंडिजिनियस लैंग्वेज। क्या? ट्रांसलेशन एंड इंडिजिनियस लैंग्वेज 2021 के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम। हिंदी में कहे तो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? हमने चारों ऑप्शन में क्वेश्चन में ही देख लिया, अनुवाद और स्वदेशी भाषाएं। और यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण संस्थान कौन सा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स स्थापना कब हुई? 1953 में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? केविन क्वार्का। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के सेक्रेटरी जनरल कौन है? रियल पैकेट। कौन? रियल पैकेट। और यार एक बार फिर से याद रख लो, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। पांचवा क्वेश्चन, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? यहां इमेज में आप देख सकते हैं हमारा एक एशिया महाद्वीप का देश जापान, और जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों फूमियो किशिदा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फूमियो किशिदा। सबसे पहले थे शिंजो आबे। शिंजो आबे का स्थान किसने लिया था? योशिहिदे सुगा ने। और योशिहिदे सुगा का स्थान किसने लिया है? फूमियो किशिदा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फूमियो किशिदा। इमेज आप देख सकते हैं, जापान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं फूमियो किशिदा। कौन? फूमियो किशिदा जापान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। फूमियो किशिदा ने सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पद का चुनाव जीत लिया है और उनका अगला प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है और सोमवार से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। और इमेज आप देख सकते हैं योशिहिदे सुगा को।
तो फूमियो किशिदा ने किसका स्थान लिया है? सिंपल सा क्वेश्चन, योशिहिदे सुगा का स्थान लिया है। और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता के रूप में किशिदा का संसद में सोमवार को अगला प्रधानमंत्री चुना जाना निश्चित है। छठा क्वेश्चन, मीठी क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पाद से है? दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री ने अपनी मन की बात में यह मीठी क्रांति का जिक्र किया और मीठी क्रांति का संबंध शहद से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शहद। इमेज आप देख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री ने मन की बात में मीठी क्रांति का जिक्र किया जिसका संबंध है शहद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में मीठी क्रांति का जिक्र किया, यानी कि स्वीट रिवॉल्यूशन का जिक्र किया। और भारत ने विश्व के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में अपना स्थान बना लिया है। क्या दोस्तों? भारत ने विश्व के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में अपना स्थान बना लिया है और इसके उत्पादन से किसानों की आय बढ़ सकती है। और हमारी केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य भी तय किया है कि किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना करना है। इनमें यह मीठी क्रांति भी योगदान दे सकती है। तो देश में शहद का उत्पादन 2005-06 की तुलना में 242% तक बढ़ गया है। क्या? 2005-06 की तुलना में शहद का उत्पादन हमारे भारत देश में 242% तक बढ़ा दिया गया है और सालाना हर करीब 1.25 लाख टन शहद का उत्पादन कर रहे हैं। हनी प्रोडक्शन 1.25 लाख टन किया जा रहा है एक साल में। और हम अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में सालाना 600 करोड़ रुपए से अधिक का शहद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हुई ना बात। और पश्चिम बंगाल के ही सुंदरबन इलाकों का प्राकृतिक ऑर्गेनिक शहद तो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। और गुजरात का बनासकांठा भी शहद उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। तो दोस्तों याद रख लो कि हमारे भारत देश में शहद उत्पादन में सबसे अव्वल कौन है? तो सबसे अव्वल है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन इलाका और दूसरा फेमस हुआ है हाल ही में गुजरात का बनासकांठा जिला। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मधु क्रांति पोर्टल यानी कि हनी कॉर्नर लॉन्च किया। कब लॉन्च किया था? अप्रैल 2021 में हनी कॉर्नर को लॉन्च किया गया और यह राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी कि NBB कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। और शहद के विपणन और बिक्री के लिए हनी कॉर्नर एक विशेष स्थान है और इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी कि नाफेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। 7वां क्वेश्चन, एल्डर लाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है जिसको नाम दिया गया है एल्डर लाइन। और एल्डर लाइन का टोल फ्री नंबर है 14567। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। यहां पर पढ़ सकते हैं एल्डर लाइन का नंबर क्या है? 14567। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है जिसे एल्डर लाइन कहा जाता है, जिसका टोल फ्री नंबर क्या है? 14567 है। और एल्डर लाइन वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के मुद्दों, कानूनी मुद्दों, दुर्व्यवहार के मामलों में हस्तक्षेप, भावनात्मक समर्थन, बेघर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचाव और देखभाल आदि पर मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करेगी। और एल्डर लाइन का उद्देश्य क्या है? एल्डर लाइन को भारत में सभी वरिष्ठ नागरिकों या उनके शुभ चिंतकों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और एल्डर लाइन का संचालन कौन करता है? एल्डर लाइन विजय वाहिनी चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की यह पहल है और इसे 2018 में हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के सहयोग से वहां के बुजुर्गों की मदद के लिए लॉन्च किया गया था। 8वां क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को निम्न में से किस राज्य में हुआ था? 1 अक्टूबर यानी कि रामनाथ कोविंद जी का आज है बर्थडे। तो हमारी चैनल की ओर से हमारे देश के राष्ट्रपति को हैप्पी बर्थडे। और रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश।
और रामनाथ कोविंद की बात करें तो रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ और रामनाथ कोविंद ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की है। वे दिल्ली हाई कोर्ट में 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार के वकील रहे थे और 1980 से 1993 तक केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल में थे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता थे। 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और वे उत्तर प्रदेश से चुने गए दूसरे राष्ट्रपति हैं। इमेज आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद का आज है बर्थडे। 9वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने परशुराम कुंड विकसित करने का काम कहां शुरू किया है? हाल ही में भारत सरकार ने परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इमेज आप देख सकते हैं भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, परशुराम कुंड किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में यह परशुराम कुंड कहां स्थित है? तो हमें याद रख लेना है लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थ स्थल है यह परशुराम कुंड, जिसको विकसित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और पर्यटन मंत्रालय की प्रासाद योजना के तहत 37.88 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। लेकिन यहाँ एक शब्द आया है प्रसाद योजना। तो प्रासाद का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, जो प्रासाद का पूर्ण नाम है। और भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है प्रासाद। और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यह परशुराम कुंड। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। 10वां क्वेश्चन, विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, यानी कि आज है 1 अक्टूबर, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे आज मनाया जा रहा है। विश्व शाकाहार दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है और यह 1977 में उत्तरी अमेरिकी शाकाहारी समाज का स्थापना दिवस है। क्या यह 1977 में उत्तरी अमेरिकी शाकाहारी समाज का स्थापना दिवस है? तो याद रखो विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और 1978 में अंतरराष्ट्रीय शाकाहारी संघ द्वारा शाकाहार से खुशी, करुणा और जीवन वृद्धि की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया गया था और यह शाकाहारी जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों के बारे में जागरूकता लाता है। 11वां क्वेश्चन, IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोहित शर्मा। इमेज आप देख सकते हैं क्या लिखा है? KKR के खिलाफ रोहित के 1000 रन पूरे IPL में हुआ पहली बार। देखो, रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में किसी एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। कांग्रेचुलेशन रोहित शर्मा को। और 34 वर्षीय रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियन की ओर से खेलते हैं और कप्तान भी है। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की पारी के चौथे ओवर में यह उपलब्धि हासिल की और रोहित शर्मा के अब कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ 46 की औसत से 1015 रन हो चुके हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की जुडीमा शराब को GI टैग मिला है? हाल ही में असम राज्य के जुडीमा शराब को GI टैग प्राप्त हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। और जुडीमा क्या है वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। असम से घर की बनी चावल की शराब को कहा जाता है जुडीमा। क्या चावल से बनी शराब को कहा जाता है जुडीमा? और जुडीमा किसके द्वारा बनाया जाता है? तो असम में दिमासा समुदाय द्वारा यह जुडीमा शराब को बनाया जाता है। और जुडीमा का नाम
जू शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है शराब और दीमा का अर्थ है दीमासा से संबंधित है। क्या? तो जू दीमा, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो गया जुड़ीमा। तो जू शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है शराब और दीमा का अर्थ है दीमासा से संबंधित, और यह पूरे पूर्वोत्तर में जीआई टैग पाने वाला पहला पारंपरिक काढ़ा है। नाम याद रखिएगा, जुड़ीमा। और दोस्तों यहाँ जीआई टैग की बात आई तो जीआई टैग आखिरकार है क्या? सबसे पहले तो याद रखो कि जीआई टैग का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एक विशिष्ट भौगोलिक मूल से जुड़े उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई चिन्ह का पुरस्कार न केवल उत्पादों की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद करता है बल्कि स्वदेशी विशिष्टताओं की प्रामाणिकता और विपणन की पुष्टि करने में भी जीआई टैग मदद करता है। और जीआई टैग से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? सोजत मेहंदी किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। लेकिन राजस्थान में यह सोजत मेहंदी कहां मिलती है? तो याद रखो, सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों से निकलने वाली सोजत मेहंदी की खेती प्राकृतिक रूप से वर्षा जल का उपयोग करके की जाती है। लेकिन राजस्थान में कहां पर? देखो, राजस्थान में पाली जिले की सोजत तहसील में, कहां पर? राजस्थान में पाली जिले की सोजत तहसील में प्राकृतिक रूप से मेहंदी की फसल उगाने के लिए उपरयुक्त भूवैज्ञानिक संरचना, स्थलाकृति और जल निकासी व्यवस्था, जलवायु और मिट्टी है। और इसलिए सोजत मेहंदी एक खास उत्पाद है पाली जिले के सोजत तहसील का, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीमाबेन आचार्य, जो कच्छ से बिलोंग करती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नीमाबेन आचार्य। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है सेनवा संजय, उन्होंने बहुत ही डिटेल में आंसर दिया है, वेरी नाइस। पारुल राठवा, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। तो लेखनी त्रिवेदी, बिल्कुल सही आंसर। हर्ष एस क्लब, वेलकम एंड बड़े लंबे समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। तो वसावा दिव्येश, एस के राठवा ऑफिशियल और निशांत शाह ने भी इस क्वेश्चन का बड़े ही डिटेल में आंसर दिया है। रविंद्र भानवार, पूजाबा जाला जाडेजा, चौहान चेतन सिंह, दिव्यराज सरवैया, द विलेजर्स, बिनल चौधरी और ड्रीम वर्दी, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मैं यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।